तो आज हम अगेन स्टार्ट करते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हमने लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें हमने एटॉमिक साइज के वेरिएशन के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन है टॉप टू डाउन कैसे वेरी करता है, लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है और क्या क्या फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास होती क्या है। जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी जो हमें किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरत होती है। मान लिया हमारे पास कोई एटम है, उस एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एटम हमेशा निकलेगा गैसियस स्टेट में से, कि जब भी एटम गैसियस स्टेट में से होगा तब हमारे जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी और क्या क्या फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स पे हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड रहेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे हमारे पास 5 फैक्टर हैं, हम एक एक करके फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी भाई? एटॉमिक साइज पे। सेकंड हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो डिपेंड करती है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी। थर्ड हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो डिपेंड करती है दैट इज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी। फोर्थ हमारे पास डिपेंड करेगी स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट पे हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी। और लास्ट जो हमारे पास डिपेंड करेगी भी दैट इज द पेनिट्रेशन पावर पे, कि हमारे पास जिसकी जो भी हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है उस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर कितनी है। तो ये 5 फैक्टर हमारे पास है जिन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी। अब हम एक एक फैक्टर को पढ़ रहे हैं और उस फैक्टर के साथ कैसे हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करेगी उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक साइज। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है लिथियम में से और हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम में से। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है हमारे पास 2 8 1। अगर हम डायग्राम बनाएं, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। मींस लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो हमें कहां से निकालना है? लिथियम में हमें इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोडियम में हमें इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो थर्ड सेल में से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इनमें और क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सिर्फ हमारे पास डिफरेंस है एटॉमिक साइज का। मीन जितना बड़ा साइज हो रहा है लिथियम से सोडियम का, जब हम देखते हैं साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है। साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है भाई उसका न्यूक्लियस से क्या हो गया? डिस्टेंस ज्यादा है। और अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है इट मींस इनका अट्रैक्शन भी क्या होगा? न्यूक्लियस से कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम है, साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट कम होगी, मतलब कम एनर्जी में ही हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। मीन जैसे जैसे हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। इट मींस वो इलेक्ट्रॉन उतना ही इजीली निकलेगा, या हम बोल सकते हैं कि उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कम रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड फैक्टर भी लगभग इसी के सिमिलर है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि आउटर सेल जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये भी डिपेंड करता है साइज पे, कि जितना साइज बड़ा होगा उतना ही हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। और जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा भाई, जितना अट्रैक्शन कम होता जाएगा न्यूक्लियस के साथ, उतना ही इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी रहेगा। क्योंकि अगर अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अट्रैक्शन कम है तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मींस इन 2 फैक्टर के बाद जब हम बात करते हैं तो हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। मींस हमारा जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होती जाएगी भाई? कम होती जाएगी। जितना साइज बढ़ा उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होगी। और अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें न्यूक्लियर चार्ज की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा भाई उतनी ही हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, देखो अगर कहीं भी हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जहां भी हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब है या तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो जाए या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा फुल फिल्ड हो। मतलब अगर कहीं भी हाफ फिल्ड है या कहीं भी हमारा फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 1s2 2s2 और 2p4। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें या लेफ्ट टू राइट वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखें, वो अभी हम जनरल ट्रेंड करेंगे, लेकिन जनरली इन दोनों में से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते ही बता सकते हैं भाई कि नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी के बेस पे, इसी कंसेप्ट के बेस पे जितनी भी हमारी नोबल गैसेज होती हैं, जो भी हमारे इनर्ट गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी भाई, क्योंकि वो हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगी। अगर हम इनके बेस पे, अब तीन फैक्टर के बेस पे जब जनरल ट्रेंड बनाते हैं तो कैसा जनरल ट्रेंड रहेगा? देखो जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं भाई, जब भी हम टॉप टू डाउन जाएंगे, टॉप टू डाउन जाते हैं, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। और ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, जब हम ग्रुप की बात करते हैं एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे इफेक्ट करेगा ही नहीं। तो जब हम ग्रुप का वेरिएशंस पढ़ रहे हैं तो क्या फैक्टर हमारे पास आएंगे? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। और टॉप टू डाउन जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होगी? डिक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं, इसमें हमें बहुत कम या कहीं भी रेयर एक्सेप्शंस पूरी पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, वो हम जब ग्रुप्स की स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे भाई, अलोंग द पीरियड की जब हम बात करेंगे तब हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। हमारा जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या हो गया भाई कि टॉप टू डाउन अलोंग द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब हम बाकी के दो फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट। फर्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? मान लिया कोई एटम है हमारे पास, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन भी अगर हमारे पास है। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस इस आउटर सेल को अट्रैक्ट करेगा। अगर न्यूक्लियस इस आउटर सेल को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये सेल थोड़ा सा इनवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। सेल अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो आउटर सेल क्या करेगा? इनवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये सेल इनवर्ड मूवमेंट करेगा भाई, इसकी जो इनर सेल है, इनर सेल के पास भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है -8 चार्ज है। आउटर सेल के ऊपर -4 या -5 चार्ज, अगर 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये आउटर सेल इनवर्ड मूवमेंट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, थोड़ा सा इनवर्ड मूवमेंट करेगा, इसकी जो इनर सेल है, थर्ड सेल जो है, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगी इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम चार्ज होगा, और जहां भी सेम चार्ज आता है भाई वहां पे रिपल्सन होता है। तो ये आउटर सेल इनवर्ड मूवमेंट करने की बजाय क्या कर जाती है भाई? इनवर्ड मूवमेंट करने की बजाय ये आउटवर्ड मूवमेंट कर जाएगी। और आउटवर्ड मूवमेंट होगा तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इट मींस हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। मीन जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ रिलेशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। नेक्स्ट जब हम पेंट्रेशन पावर की बात करते हैं, पेंट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का या फोर्थ फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट जब वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, वो एलिमेंट किस में है? एस ब्लॉक में प्रेजेंट है, पी में प्रेजेंट है, डी सब सेल में प्रेजेंट है या एच में प्रेजेंट है, तो इनकी पेंट्रेशन पावर मतलब होता है कि इनर ऑर्बिटल को पेंट्रेट करके, वो एनर्जी जो इनर ऑर्बिटल को पेंट्रेट करके न्यूक्लियस तक पहुंचती है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बनाती है, दैट इज कॉल्ड द पेंट्रेशन पावर।
और पेंट्रेशन पावर S की सबसे ज्यादा होती है, P की उससे कम होती है, D की उससे, और F की पेंट्रेशन पावर सबसे कम होती है। और जितनी पेंट्रेशन पावर ज्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये थे हमारे पास फैक्टर भाई जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिपेंड करती है, कि हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। जर्नल ट्रेंड हमने देख लिया कि टॉप टू डाउन हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। मेन हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम जाते हैं, मान लिया हम सेकंड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि टॉप टू डाउन में हमें बहुत कम या रेयर कोई एक दो ग्रुप में एक्सेप्शंस मिल सकता है, नहीं तो हमें एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि टॉप टू डाउन जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सेम रहती है। जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, मान लिया हम सेकंड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, लिथियम लिया, बेरिलियम लिया हमने, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हम नोबल गैसेज नहीं लेते जनरल ट्रेंड में, क्योंकि नोबल गैसेज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड ऑर्बिटल की वजह से एक्सेप्शनल बिहेवियर करेंगे। अब जब हम जाते हैं जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं। जब हम लिथियम से बेरिलियम जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन जब हम बेरिलियम से बोरोन जाते हैं भाई, तब हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी इंक्रीज चाहिए, लेकिन होती क्या है, डिक्रीज। मींस बोरोन हैज लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द बेरिलियम। रीजन की अभी हम बात करेंगे। फिर जब हम कार्बन जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, नाइट्रोजन जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हैं हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर डिक्रीज हो जाती है, और फ्लोरीन की फिर इंक्रीज हो जाती है। मींस एक ग्रुप में जब हम जा रहे हैं हमें दो एक्सेप्शंस मिल गए, कि फर्स्ट बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, लेकिन ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों होती है भाई? जब हम बेरिलियम की बात करते हैं, दो रीजन। बेरिलियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2, और बोरोन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p1। दो रीजन हमारे पास। फर्स्ट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस से लास्ट में एस है, एस कंप्लीट फील्ड है, इसमें एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका पी का से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दोनों में है तो सेकंड सेल के, लेकिन एस में है, यहाँ पे पी में है। पहली चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, और दूसरी चीज क्या है भाई, एस की हमने अभी पढ़ा कि एस हैज द मोर पेंट्रेशन पावर देन पी। एस की पेंट्रेशन पावर ज्यादा होती है, पेंट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ज्यादा होगी भाई। दूसरा, जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन से काफी ज्यादा होती है। क्यों होनी किसकी चाहिए? ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नाइट्रोजन की होगी? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 और 2p4। मतलब यहाँ पे हाफ फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जहां भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी भाई। तो इसीलिए नाइट्रोजन है मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। 15 पूरा 15 ग्रुप अपने रिस्पेक्टिव 16 ग्रुप के एलिमेंट से हमेशा ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेगा ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास जनरल ट्रेंड और कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास कैसे कैसे वेरी कर रही है। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, अगर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम से जब आयन बनता है तो Al+3 बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये हमारे लूज करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 बन जाता है, मींस 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 लूज करता है, 3 लूज करता है, वो कभी भी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एटम भाई, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर दूसरा लूज करेगा, फिर तीसरा लूज करेगा। मतलब एल्यूमिनियम कैसे करेगा, पहले AlC Al+1 बनेगा, फिर हमारे पास Al+1 से क्या बनेगा भाई, Al+2 बनेगा, और Al+2 से हमारे पास क्या बनेगा, Al+3 बनेगा। तो यहां पे जितनी एनर्जी लगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एंथैल्पी लगी, दैट इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड के लिए जितनी एंथैल्पी लगी, दैट इज कॉल्ड द
थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए जो एनर्जी लगती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थर्ड आयनाइजेशन। These are called the successive ionization enthalpy। इनको हम बोलते हैं भाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां से अब देखो, अब एक दो क्वेश्चन हम करते हैं इसके बेस पे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हमें कंपैरिजन करना हो सोडियम और मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन सोडियम। मैग्नीशियम क्या रखेगा भाई, सोडियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास राइट में आता है, जनरल ट्रेंड यही कहता है। अब जब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम Na+1 बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s हो जाएगा, और मैग्नीशियम +1 बनेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करते हैं भाई, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो सोडियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। क्यों ज्यादा होगी भाई, क्योंकि सोडियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूज किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है, और ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सोडियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैग्नीशियम। कौन सी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ही ज्यादा होगी जो हमारा जनरल ट्रेंड कहता है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी सोडियम की ज्यादा होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम बहुत इजीली लूज कर देगा भाई। इसी टाइप से एक क्वेश्चन अगर हम और करें, जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। नॉर्मली एल्यूमिनियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्यूमिनियम क्या रखेगा हमारे पास, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेगा देन मैग्नीशियम। मैं डायरेक्ट आता हूं, अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करेंगे, स्टार्टिंग में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s3 था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, मतलब मैग्नीशियम ने +2 कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2s आ गया। एल्यूमिनियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे तो 2s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मींस दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी किसकी ज्यादा होगी भाई, मैग्नीशियम हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। और कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, इसीलिए मैग्नीशियम हैज द मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, या थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम हैज मोर बिकॉज़ दे हैव अचीव्ड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप से हम रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आएंगे, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बताएंगे कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास ज्यादा है। थैंक यू।